हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं डीपीएस नंबर 6 के सोल्यूशन की। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एक ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और आपको इसका इक्वेशन लिखना है। तो जाहिर सी बात है, इसका इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होगा। और जब कभी भी लीनियर इक्वेशन की बात होगी तो हमारे दिमाग में आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो c क्या होता है। c वो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन ने y एक्सिस को कट किया है। तो यहाँ पे लाइन ने y एक्सिस को कट किया है 3 पे। इसका मतलब हमने निकाल लिया c की वैल्यू होगी 3। बस अब आप स्लोप निकाल लें। तो दोस्तों स्लोप जो होता है, अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये लाइन ऐसे झुका है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ऐसे झुकता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। तो एक बात तो कंफर्म है कि स्लोप पॉजिटिव होगा। और कितना होता है? टेन थीटा। तो हम लिखेंगे टेन, और थीटा में कौन सा एंगल लिखा जाता है? वो एंगल लिखा जाता है जो लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ छोटा वाला एंगल फॉर्म किया है। तो जाहिर सी बात है, लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ छोटा वाला एंगल ये 30 डिग्री तो फॉर्म किया है। अरे ये वाला एंगल तो बड़ा वाला हो गया ना, ठीक है। तो हम छोटा वाला एंगल 30 डिग्री लिखेंगे। और दोस्तों इस केस में टेन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/√3, यानी स्लोप की वैल्यू आ गई 1/√3। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एम की जगह पे 1/√3, फिर x आएगा और c की जगह पे आएगा 3, ठीक है। अब इस √3 को इधर भेजो तो दोस्तों y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3√3 और डिवाइडेड बाई √3। √3 को उधर भेजो तो √3 y इज इक्वल टू x प्लस 3√3, ठीक है। अब इन दोनों को उधर भेज दो तो √3y माइनस एक्स माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो √3y माइनस एक्स माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, ठीक है, इसमें भी एक लाइन दिया हुआ है, आपको इसका इक्वेशन लिखना है। तो दोस्तों हमारे दिमाग में आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इस केस में c की वैल्यू हमको साफ साफ दिख रही है, कितनी है? तो -3, ठीक है। बस स्लोप निकाल लो। अब देखो इस केस में जो स्लोप है वो नेगेटिव है, लाइन ऐसे झुका है, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो -10, और हम थीटा कौन सा लेंगे? तो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो छोटा वाला एंगल फॉर्म कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यही एंगल छोटा है, क्योंकि ये वाला एंगल तो बड़ा हो जाएगा ना। अब ये कहो या ये कहो, बात तो बराबर ही है। अरे भाई, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पर हम tan 30 डिग्री लिखेंगे, और हम जानते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। वैल्यूज पुट की जाए, y इज इक्वल टू एम की जगह पे -1/√3, x प्लस सी की जगह पे -3, ठीक है। √3 को इधर मल्टीप्लाई करो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -x माइनस 3√3 और डिवाइडेड बाई √3। √3 को उधर भेजो तो √3 इंटू वाई माइनस एक्स माइनस 3√3, इन दोनों को उधर भेजो तो √3y प्लस एक्स प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो दोस्तों तीनों लोग पॉजिटिव है, तो तीनों लोग पॉजिटिव इसी में है, तो यही सही है ना। आगे बढ़ सकते हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन कहता है कि इसमें भी एक लाइन है, आपको इसका इक्वेशन लिखना है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करें तो दोस्तों c वो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट करता है, विच इज -3 हीयर। अब आपको स्लोप निकालना है, तो पहले तो देख लो कि स्लोप इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो दोस्तों लाइन ऐसे झुका हुआ है तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, है ना। लाइन ऐसे झुकता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। अब tan थीटा लिखेंगे तो थीटा कौन सा वाला एंगल होगा? तो जाहिर सी बात है थीटा ये छोटा वाला एंगल होगा। तो ये कहो बात तो बराबर ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए हमने इसको लिखा है क्योंकि हमको tan थीटा लिखने के लिए एक ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों ट्रायंगल देखो तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब लिखेंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, tan थीटा डायरेक्ट लिखो। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3 की -3। दोस्तों 3 माइनस साइन बस बता रहा है कि इस पॉइंट तक आपको पहुंचना है तो ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि नीचे आपको 3 यूनिट आना होगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड यानी कि इसका जो अमाउंट है वो तो 3 ही है, या यूं कहा जाए कि ये जो लेंथ है वो तो 3 ही है। और जब हम tan थीटा लिख रहे हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों लेंथ होता है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ 3 लिखेंगे। और बेस कितना होगा दोस्तों? तो बेस हो जाएगा तुम्हारा 4। तो मिला जुला के हमको मिल गया स्लोप इतना है। अब वैल्यू पुट करो तो y इज इक्वल टू स्लोप की जगह पे 3/4 x और प्लस c की जगह पे हम लिखेंगे -3, ठीक है। 4 को इधर भेजोगे
तो 3x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, 4 उधर जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 12, दोनों लोगों को उधर भेज दो, तो 4y माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है आपको इसका भी इक्वेशन ही लिखना है, तो बिल्कुल हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस केस में c की वैल्यू -3 है, क्योंकि ग्राफ y एक्सिस को -3 पे कट कर रहा है, और स्लोप अगर हम निकालेंगे तो इसका जो स्लोप होगा वो जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा, तो माइनस में आएगा, और फिर हम लिखेंगे tan थीटा। अब दोस्तों इस केस में थीटा कौन सा वाला एंगल होगा? तो ये वाला एंगल होगा। अब ये लिखो या ये लिखो, दोनों तो थीटा ही होगा। ये हमने इसलिए लिखा ताकि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए और हम इसमें tan थीटा लिख सकें। तो दोस्तों tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों लेंथ है, और लेंथ जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना होगा? 3, और बेस कितना होगा? 4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, वैल्यू पुट करो, तो y इज इक्वल टू एम की जगह पे -3/4, फिर x प्लस c की जगह पे हम लिखेंगे -3। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमको y इज इक्वल टू मिलेगा -3x, 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, -12 और डिवाइडेड बाई 4, 4 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों लोग पॉजिटिव किस में है? ऑब्वियसली इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन दिया है, आप देख सकते हैं y का मैक्सिमम पावर 1 है, x का भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो आपको बताना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा, जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, है ना। इक्वेशन क्या है? √3y इज इक्वल टू x माइनस √3। तो जाहिर सी बात है अगर हमको ये पता करना है कि लाइन जो है, मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो एक लाइन आएगा ना, वो लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, ये जानने के लिए आप स्लोप निकाल लें, क्योंकि स्लोप का मतलब ही होता है tan थीटा। तो अगर स्लोप पता रहेगा तो हम थीटा निकाल लेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम √3 को इधर भेजेंगे, y को अकेला करेंगे, है ना। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस √3 और डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब √3 का बंटवारा करो, x के नीचे और √3 के नीचे अलग अलग रखो, तो ये हो जाएगा 1/√3 x माइनस √3/√3। अब देखो दोस्तों √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 1 बचेगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स, है ना, और -1। अब इस फोटो को देखो और बताओ कि अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो m की जगह पे कितना आ रहा है? 1/√3 आ रहा है ना, और c की जगह पे कितना आ रहा है? तो c की जगह पे -1 आ रहा है। तो अभी फिलहाल हमको मतलब इससे है, हम जानते हैं कि m जो होता है वो एक्चुअली tan थीटा होता है, तो tan थीटा का मतलब होता है मतलब स्लोप दिया हुआ है 1/√3, यानी tan थीटा हो गया 1/√3, यानी थीटा हो गया दोस्तों 30 डिग्रीज। समझ गए आप? थीटा कितना आ रहा है? 30 डिग्री। यानी जो भी लाइन होगा ना दोस्तों वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्लोप जो है पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव इसी का तो है। अगर ये -1/√3 आता है तो जाहिर सी बात है आंसर ये होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े दोस्तों, सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, आपको स्लोप बताना है, तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 2y को उधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 3, और यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2x माइनस 3/2, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 3 आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी किया है ना। अब इस केस में स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है? कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप की वैल्यू 2 आ रही है और c की वैल्यू आ रही है -3/2। ठीक है, तो हमको स्लोप बताना था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इस लाइन का स्लोप बताना है, तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम 2y को उधर भेज देते हैं, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2। अच्छा एक बात है, ये 2 कॉमन होकर इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो दोस्तों m की जगह पे 1 आ रहा है। क्यों?
क्योंकि y इज इक्वल टू m, कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, और c की वैल्यू भी कितनी है 1, तो हमको स्लोप बताना था, इसका स्लोप जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़े। कहता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होगा उसका ग्राफ कैसा बनेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ये जानने के लिए देख लो कि जो a की वैल्यू होती है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो दोस्तों इस केस में a की वैल्यू कितनी है 1, हालांकि देखा जाए तो b की वैल्यू 0 है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखा, अगर हम देखें तो बी एक्स प्लस सी वाला तो टर्म ही गायब है, यानी b भी 0 है और दोस्तों c भी 0 है। तो खैर हमको इससे मतलब है, चूंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ से टच करके चला जाएगा, आप बना के देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। कहता है द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ विल बी, अच्छा ग्राफ दिया उसका इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहली बात ये कि डाउनवर्ड पैराबोला है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, और दोस्तों इसमें भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी यहाँ से आपको कुछ पता चला नहीं। ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है, सी पे, यानी कांस्टेंट वाला टर्म 4 होना चाहिए, तो कांस्टेंट वाला टर्म इसमें 4 है और इसमें 4 है, यानी दोस्तों ये और ये तो नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब कैसे पता करें, तो एक तो तरीका है कि रूट्स पता है तो फिर उससे इक्वेशन बना लो, या एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप ना इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करके देख लो कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं, है ना। मतलब यहाँ x की जगह पे -1 पुट करके देख लो, आंसर 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी चीज को दोस्तों, इसी चीज को 0 से इक्वेट करा के तो ये और ये निकाला जाता है। इसका मतलब है कि अगर इसको हम वापस से इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो आओ पहले वाले में हम देख लेते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं और हम y की वैल्यू निकालते हैं -1 पर। अच्छा, ये y इंटू -1 नहीं लिखा है, ये लिखा है y एट x इज इक्वल टू -1, यानी हम ना x की जगह पे -1 रखने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका आंसर 0 आता है कि नहीं। तो दोस्तों -2 -1 का स्क्वायर +2 और -1 और +4, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा -2, यहाँ से भी मिलेगा -2 प्लस, ओ हो ये तो 0 आ गया। लेकिन अब इतने से सेटिस्फाई मत होना, तुम ये दूसरा वाला भी चेक करना कि ये भी रखने पर आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया इसका मतलब यही हमारा इक्वेशन रहेगा। तो अब y को चेक कर लो कहाँ पे, 2 पे, तो आ जाएगा -2 2 का स्क्वायर +2 × 2 और +4, ठीक है। और ये हो जाएगा -8 +4 +4। अच्छा, ये भी 0 आ गया, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन यही रहेगा। इज इट क्लियर? ऐसे हम चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि log 25 to the base 2 आपको बताना है। तो देखो क्या है कि हमने log की कुछ वैल्यूज याद की हैं, log 1 है ना, log 1 की वैल्यू 0, उसके लिए तो बेस कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन बाकी लोग जो थे log 2 log 3 log 5 है ना, log 10, इसके लिए बेस को 10 होना जरूरी है, जबकि यहाँ बेस में 2 लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि हम दोस्तों हम इसको बेस में 10 लगा के लिखेंगे। याद है, log a टू द बेस b को हम log a बाई log b लिख सकते हैं और बेस में कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया। अब हम क्या करें, इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, नीचे में तो खैर log 2 है। अब ये स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 5 और डिवाइडेड बाई log 2। और दोस्तों log 5 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 5 की वैल्यू होती है 0.6989, रहने देते हैं 69 ही रहने देते हैं, ठीक है। और नीचे में 0.3010, तो 30 ही रहने दो। अच्छा, एक चीज़ है, क्यों मैंने यहाँ या इतना रहने दिया, इसलिए क्योंकि नीचे में मुझको पता था कि log 2 की वैल्यू 0.3 के आसपास में आने वाली है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने रहने दिया, ठीक है। अब देखो डेसिमल से डेसिमल को उड़ा दो, डेसिमल से डेसिमल को उड़ा दो, है ना। अब देखा जाए तो 3 से ये 10 टाइम्स में जाएगा और ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये 23 टाइम्स में जाएगा। अब 23 × 2 46 होगा, डिवाइडेड बाय 10, आंसर लगभग में 4.6 के आसपास में आ जाएगा। 4.6 तो यही तो एक है, ठीक है, सही है। आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए, कहता है ln3 की वैल्यू बताइए लगभग में कितनी होगी। तो ln3 की वैल्यू अगर आपने रटा है ना, तो 1.09 समथिंग 098 टाइप का कुछ आता है, तब तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं रटा है तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ln3 इज इक्वल्स टू, आपको याद है हमने पढ़ा था कि ln x इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग एक्स होता है। अरे कन्वर्जन पढ़ा था हमने, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2.303 इंटू लॉग 3। और दोस्तों इसको बस 2.3 ही रहने दो, क्या अप्रोक्सीमेटली में तो चाहिए, तो कौन 03 लिखे, है ना, ये बहुत छोटा नंबर हो जाता है ना। अरे अगर यहाँ 9 होता 8 होता तो सोचते हैं हटाने में, लेकिन 03 है तो हटाओ इसको, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, तो log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, 0.47, अरे यार 0.4771, ठीक है। अब इसमें भी डेसिमल के 4 प्लेसेस तक कौन लिखे, सिर्फ 2 ही प्लेस तक लिखा जाए, क्या कहते हो। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां से हटाते हैं, और याद रखना कि जहां से तुम हटाने जा रहे हो, जहां से हटाने जा रहे हो, यहां से हटाने जा रहे हो, ये चीज अगर 5 से बड़ी है तो सामने वाले में हम 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये चीज 5 से छोटी है तो सामने वाले को एज इट इज रहने देंगे। ये हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन नाम का एक चैप्टर है उसमें, ठीक है, इसको राउंड ऑफ कहा जाता है। तो फिलहाल देखो, तो ये चीज कैसी है, 5 से बड़ी है तो सामने वाले में 1 ऐड कर लेंगे, ये 8 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 2.3 इंटू 0.48, बस इसी को सॉल्व कर लो, आसपास में आंसर आ ही जाएगा, है ना दोस्तों। तो हम लिखते हैं 48 डिवाइडेड बाई 23, तो 8 तिरका 24 के 4 हाथ में 2, 4 तियाँ 12, 2 14, ठीक है। और ये 48 दूनी तो खैर 96 होता है, 4 6 4 10 0, है ना। तो ये हो जाएगा 6 4 10, हाथ में 1, 9 1 10, 1 1 11, तो ये कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है। और कितने प्लेस के बाद आपको चाहिए, 1 2 3 प्लेस के बाद चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ लगा लीजिए, यानी लगभग लगभग में ये आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली हम निकाल रहे हैं, ये एग्जैक्टली नहीं है, 1.104। तो लगभग लगभग में देखा जाए तो 1.1 ही तो आंसर होगा इसका, है ना, 1.1। इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये कहता है कि आपको बताना है सेक π/3। तो दोस्तों आप जानते हैं कि π/3 का मतलब जो होता है वो 60 डिग्री होता है ना, पाई 180 होता है, 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60 आएगा। तो हमको एक्चुअली सेक 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, सेक 60 डिग्री की वैल्यू। और सेक 60 जो होता है 1/cos 60 होता है, cos 60 जो होता है 1/2 होता है, तो 1/2 को पलट देना, आंसर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन कहता है cot -240 डिग्री। तो दोस्तों cot -240 डिग्री, ठीक है। तो cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/tan -240 डिग्रीज। और दोस्तों आप जानते हैं कि ये माइनस साइन बाहर आता है, क्यों आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कभी साइन माइनस थीटा रहे तो ये माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा रहे तो ये तो कॉस थीटा ही रह जाता है, लेकिन अगर tan माइनस थीटा रहे तो ये माइनस tan थीटा होता है, यानी साइन और tan वाला माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, 1/-tan 240 डिग्रीज, ठीक है। अब ढूंढो कि 240 डिग्री होता कहाँ है, तो आपको याद होगा कि ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, और फिर वापस से ये आ जाता है आपका 360, ठीक है। तो देखा जाए तो 240 दोनों के बीच में रहेगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब या तो आप इसको 180 में तोड़ो, नहीं तो 270 में तोड़ो। तो एक काम करता हूँ, हम इसको 180 में ही तोड़ते हैं, तो 1/-tan 180 और 240 है ना, तो +60 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा 180 में मैंने इसलिए तोड़ा ना, क्योंकि अगर 180 रहेगा, है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा, यानी tan ही रह जाएगा। अदरवाइज अगर मैं 270 में तोड़ता तो ये tan cot में कन्वर्ट हो जाता। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता cot के कॉम्प्लिकेशन में हम जाए, क्योंकि वैल्यू हमने tan की याद की है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 180 में तोड़ा, 1/-, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आपको याद होगा इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव, है ना, और सबसे लास्ट वाले में cos पॉजिटिव होता है। तो आंसर इसका प्लस में ही आएगा,
ये माइनस तो पहले से चलता आ रहा है ना। इसके आंसर में जो इसका जो आंसर आएगा इसका, वो पॉजिटिव आएगा। और 180 है तो 180 इस वाले लाइन पे चेंज नहीं होगा, तो 10 10 ही रह जाएगा। और दोस्तों 60 है तो हम यहाँ पे 60 लिख लेंगे। एंड यू नो माइनस साइन को ऊपर भेज दो। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/√3, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि log 8 की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों log 8 को हम लिख सकते हैं log 2 to the power 3, और ये इधर जाएगा तो 3 इंटू log 2, और दोस्तों log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9030 हो जाएगा, है ना। तो इस जीरो को अगर हटाओगे तो 0.903 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि log 2.5 इंटू 10 to the power 4 की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले डेसिमल को हटाओ। तो डेसिमल को हटाओगे तो क्या होगा, ये हटेगा, नीचे में 10 आएगा, और 10 से ये कट जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं log 25 इंटू 10 to the power 3। या एक और तरीका सोचने का है कि डेसिमल को हटा रहे हो का मतलब हुआ 2.5 को 25 बना रहे हो, यानी इसको 10 गुना बढ़ा रहे हो, तो इसको 10 गुना घटा लो, यानी 10 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 10 गुना घटेगा, 10 टाइम्स घटेगा, तो पावर 4 से 3 हो जाएगा। खैर, अब इसको हम ट्रीट करेंगे log m इंटू n के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा log m प्लस log n, याद है, वेरी गुड। अब क्या है दोस्तों कि हम चाहें तो इस 25 को लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर प्लस ये वाला पावर जो है सामने आ जाएगा, तो 3 log 10, ठीक है। अब ये वाले पावर को सामने भेज दो तो 2 log 5 प्लस 3 log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, क्योंकि यहाँ बेस में भी तो 10 है, और यहाँ अगर सेम नंबर हो आंसर 1 आता है। चलिए ठीक है, और ये 2 हो जाएगा। log 5 की वैल्यू 0.6989 होता है ना, और प्लस 3। अच्छा एक काम करते हैं हम ना यहाँ से हटा देते हैं, तो ये चीज़ जो है वो 5 से बड़ी है, तो सामने में 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये 0.7 बन जाएगा। तो 2 इंटू 0.7 और प्लस 3, दोस्तों 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 आएगा, और प्लस 3, और ये हो जाएगा 4.4। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वैल्यू बताओ log √3 की। तो दोस्तों हम जानते हैं कि रूट का मतलब होता है, रूट एक्स का मतलब होता है x टू द पावर 1/2, है ना। रूट हटाने से पावर हाफ हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 1/2। अब ये जो पावर है सामने आएगा, तो 1/2 और log 3 बोलो दोस्तों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.4771 और डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब लगभग में हमको आंसर बताना है ना दोस्तों। तो लगभग में आंसर बताना है। डेसिमल के 2 प्लेस तक आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से आप हटा दीजिए, तो ये हटेगा, सामने में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 0.48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0.24 हो जाएगा। ठीक है, 0.24 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आपके पास एक वेक्टर ए है 4i कैप प्लस 6j कैप। क्लियर, वेरी गुड। बी है 2i कैप प्लस 3j कैप, और आपसे बोल रहा है कि a क्रॉस b 0। दोस्तों दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब या तो वो सेम डायरेक्शन में हो ना तो अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू इतना, तो डॉट तो हम कर लेंगे कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके। फिर मैग्नीट्यूड्स को बोल रहा है कि उनका रेशियो 1/2 है, और यहाँ बोल रहा है एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल होने का मतलब वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। और आपको याद होगा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हमको पता करना है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप देखिए कि आई कैप और आई कैप, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सेम आता है कि नहीं। तो अगर सेम आ गया और पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम आ गया और नेगेटिव हो गया, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तब इस केस में बताओ 4/2 कितना होगा, 2, और 6/3 भी कितना होगा, 2। इसका मतलब हुआ कि आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो पॉजिटिव आ रहा है और सेम आ रहा है। यानी हम लिख सकते हैं
लिख सकते हैं, मैंने हम लिख सकते हैं कि सिंस 4/2 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, है ना दोस्तों। और ये कैसा आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि ए एंड बी आर पैरेलल। पैरेलल है, पैरेलल का मतलब अलोंग सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब दो लोग अगर पैरेलल हो ना दोस्तों, तो हम एक बात जानते हैं कि अगर दो लोग पैरेलल हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और दो लोग अगर पैरेलल हैं इसका मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो ए बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो ये सही है, ये सही है दोस्तों। आगे भी चेक कर लो, हालांकि अगर सिंगल करेक्ट है तो वही ऑप्शन सही रहेगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास टाइम है, हम लोग चेक करेंगे। हम लोग बी ऑप्शन चेक करते हैं, हम लोग ए डॉट बी चेक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों डॉट प्रोडक्ट के लिए हम आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, ये 26 आएगा, और जबकि 24 दिया है तो ये भी गलत हो गया। अब रही बात मैग्नीट्यूड्स का रेशियो, तो अगर हमको तो देख लो ना वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आता है, तो वो हो जाएगा √4² प्लस 6²। तो ये हो जाएगा √16 आएगा और 36 आएगा, है ना। तो 16 और 36 होता है 52, ठीक है 52। अच्छा 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 4, तो 4 2 बन के बाहर निकल जाएगा और 13 अंदर रह जाएगा, तो इतना हो जाएगा। चलिए बी का मैग्नीट्यूड बताइए कितना आएगा, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा √13। अब आप बताइए कि दोस्तों ए बाई बी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2√13 डिवाइडेड बाई √13। √13 से √13 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 2, और जबकि दिया है 1/2, यानी ये भी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड ये है कि अगर हम लोग ना इस ए में से 2 को कॉमन ले लें, तो दोस्तों ये बताओ कि 2 को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, और 2i कैप प्लस 3j कैप है क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप है क्या, ये तो b है। तो हम चाहें तो इसकी जगह पे b लिख सकते हैं। तो दोस्तों a इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू बी, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर a जो होगा ना वो वेक्टर b का जस्ट डबल है, सेम डायरेक्शन में होगा और डबल होगा। इसका मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 आएगा। अरे ये क्या कह रहा है कि a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड से डबल है, तो 2 आएगा। तो ऐसे भी करके आ गया, ये वाला जो रिलेशन है वो ऐसे भी करके आ गया। आपको बारी बारी से दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना पड़ा, है ना। ठीक है, जैसे आप करना चाहें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा। आगे बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि 634.20 इंटू 10⁻⁻7 किसके इक्विवेलेंट है, और यहाँ 6 पॉइंट समथिंग दिया है। अच्छा इसका मतलब है कि डेसिमल को आपको ना यहाँ लाना है। तो देखो कैसे सोचते हैं, ध्यान से समझना। हम डेसिमल को इधर लेके जा रहे हैं, और जितने प्लेस हम इधर लेके जाएंगे, जैसे एक प्लेस इधर लेके जाएंगे तो ये 10 टाइम्स छोटा होगा, 2 प्लेस इधर लेके जाएंगे तो 10 का पावर 2 टाइम्स यानी 100 टाइम्स छोटा होगा, 3 प्लेस इधर लेके जाएंगे, है ना, इधर जाने से छोटा ही तो होगा, ये 63 पॉइंट समथिंग बनेगा, यहाँ लेके आओगे तो 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो अगर 4 प्लेस इधर लेके जाओगे तो 10⁻4 टाइम्स ये छोटा हो जाएगा। तो चूंकि हम 2 प्लेस इधर लेके जा रहे हैं 342, है ना, यानी ये 100 टाइम्स छोटा हुआ है, तो इस वाले को 100 टाइम्स बड़ा करो, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये सब काम हम मन ही मन करेंगे। अब ये -7 में 2, और ये बात आप जानते हैं दोस्तों कि a⁻m इंटू a⁻n रहे ना, तो ये a⁻m प्लस n हो जाता है, यानी 10⁻⁻7 इंटू 10⁻2 करोगे तो ये 10⁻⁻5 होगा। मतलब पावर्स को हम ऐड करते हैं, बेस सेम रहे तो पावर्स को ऐड करते हैं। तो ये काम हम मन ही मन करेंगे। हम क्या करेंगे कि भाई इसको हमको 100 टाइम्स बड़ा करना है, यानी 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्या होगा बताओ, ये बड़ा करोगे। अच्छा ऐसे भी सोचो कि इसको बड़ा करोगे तो या तो ये 10⁻⁻9 हो जाएगा, अरे तो 10⁻⁻9 तो और छोटा हो गया। अरे नेगेटिव में बड़ा होना एक्चुअली छोटा होना होता है, तो हम इसको 10⁻5 करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे हम लोग, समझ गए। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻5, ठीक है। इसको हमने 100 टाइम्स छोटा किया है,
तो इसको हम 100 टाइम्स बड़ा करेंगे। बड़ा करने का मतलब हुआ कि हम इसको 10 टू द पावर माइनस 5 लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव में बड़ा होना छोटा, सॉरी, नेगेटिव में छोटा होना बड़ा होना होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 6, अरे इसका तो यही वाला ऑप्शन सही है। बाकी क्या है? अच्छा, बाकी एक इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? 63.42 है ना। तो एक बात बताओ दोस्तों, 63.42 करना है, इसका मतलब डेसिमल को एक प्लेस इधर लेके आ रहे हो, इसका मतलब इसको 10 टाइम्स छोटा कर रहे हो, इसको 10 टाइम्स बड़ा करोगे। 10 टाइम्स बड़ा करने का मतलब हुआ कि बस इसमें एक ही प्लेस ऊपर नीचे होगा, तो ये बन जाएगा, बड़ा कर रहे हो ना, तो 10 टू द पावर माइनस 7 का 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा। नहीं, वो तो और छोटा हो गया, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, जबकि ये दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए जल्दी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0.00379 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्विवेलेंट टू। अब हमको ना डेसिमल के एक प्लेस तक लाना है, तो अब हम इधर ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इधर ले जा रहे हो डेसिमल को, तो ये तो बड़ा होगा ना। अरे 0.003 समथिंग है, उसको तुम 3 पॉइंट समथिंग बड़ा कर रहे हो, कितने टाइम्स बड़ा कर रहे हो? तो डेसिमल यहाँ रहे, यानी 1000 टाइम्स, 10 टू द पावर 3 टाइम्स बड़ा कर रहे हो, इसको 10 टू द पावर 3 टाइम्स छोटा करोगे, है ना। तो 3.79 इंटू 10 टू द पावर 3 टाइम छोटा करने का क्या मतलब हुआ कि इसमें 3 का, या तो ये 3 बढ़ जाएगा, नहीं तो 3 कम हो जाएगा। तो क्या 10 टू द पावर 3 टाइम छोटा करने का मतलब ये 10 टू द पावर 12 हो जाएगा क्या? अरे भाई ये तो और बड़ा हो गया, ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तब तो हम बोलेंगे कि इसको हमने 10 टू द पावर 3 टाइम्स बढ़ाया है, तो इसको हम 10 टू द पावर 3 टाइम्स कम करेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 3.79 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। और एक 37 वाला भी है, इसको भी चेक कर लो। तो दोस्तों 37 करने का क्या मतलब हुआ कि 1 2 3 4 डेसिमल को 4 प्लेस इधर लेके जा रहे हो, है ना, यानी 10 टू द पावर 4 टाइम्स इसको तुम बड़ा कर रहे हो, तो इसको 10 टू द पावर 4 टाइम्स छोटा करोगे, तो 10 टू द पावर 4 टाइम्स छोटा करोगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 5। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया हुआ 10 टू द पावर 6 और यहाँ दिया हुआ 10 टू द पावर 12, तो ये दोनों गलत हो जाता है, ठीक है। ये तो पहले से ही गलत था, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट पॉइंट C। अच्छा दोस्तों, आपको पता है ना कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा, और वो पैराबोला जो है वो y एक्सिस को C पे कट कर रहा है। तो इसमें C की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों A की वैल्यू होगी 4, B की वैल्यू होगी -9 और C की वैल्यू होगी 2। तो आपको याद है ना कि यही वो कांस्टेंट, यही वो टर्म होता है ना, यही वो C की वैल्यू होती है जहां पे कर्व जो है वो y एक्सिस को कट करता है। वेरी गुड, तो C हमने निकाल लिया। फिर कहता है x एक्सिस को ये कुछ अल्फा और बीटा पे कट करता है। तो कोई भी पैराबोला x एक्सिस को कहाँ कट करता है ये जानने के लिए हम एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कराते हैं। तो इससे हमको दो वैल्यूज मिलती हैं, तो एक को हम अल्फा कह देते हैं, दूसरे को बीटा कह देते हैं, ठीक है। और फिर हमसे पूछता है कि C प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। अच्छा, तो C तो हमने निकाल लिया, अल्फा और बीटा निकाल लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग ये करने जा रहे हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कराने जा रहे हैं। अब यही से हमको x की दो वैल्यू अल्फा और बीटा मिलेगी। अब एक बात है कि 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 8 आएगा, और इसी को फैक्टराइज करो ऐसे कि आपको 9 मिल जाए। तो दोस्तों 8 और 1 में ही कर लो ना, 9 डायरेक्ट आ जा रहा है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स, तो वापस से ये 9x हो जाएगा माइनस 9x, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 4x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, और इसमें -1 कॉमन ले लो तो -1 हट गया, तो इसमें x बचेगा और इसमें आ जाएगा -2, ठीक है। तब तो आप फिर इसको अंदर भेजेंगे तो ये -x बनेगा और ये +2 बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सही है। अब हम इसमें से और इसमें से x माइनस 2 को कॉमन ले लें तो इसमें बचेगा 4x, इसमें बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। अब या तो पहला वाला ये वाला 0 हो जाए, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से आपको x मिलेगा 2 और यहाँ मिलेगा 1/4। तो अब इसी को हम अल्फा कह देते हैं, अल्फा 2 हो गया और बीटा जो हो गया 1/4 हो गया। तो आप बताइए C प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा?
तो सी की जगह पे 2 है, अल्फ़ा की जगह पे भी 2 है, और बीटा की जगह पे है 1/4। अब ये तो 4 हो गया, 4 चौका 16, एक 17/4, 17/4 है ना। 16 होता तो इसका आंसर 4 हो जाता, 1 ज़्यादा है इसमें तो, यानी 0.25, यानी 4.25 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, कितना है ये? 4.25। आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि y इज इक्वल्स टू x² - 9, और ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट C पे। अच्छा, तो इस केस में a कितना है? 1, b कितना है? 0, क्योंकि x वाला टर्म नहीं है, और दोस्तों c कितना है? -9, यानी c तो हमने निकाल लिया कि जो भी कर्व होगा वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? तो -9 पे कट करेगा। अल्फा और बीटा और निकालना है आपको, और फिर वही करना है c प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों अल्फा बीटा निकालने के लिए हम x² - 9 को 0 से इक्वेट करेंगे। हम इसको लिख लेंगे x² - 3² इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a² - b², तो ये होता है x + 3 इंटू x - 3, है ना, a + b इंटू a - b। तो या तो आप x + 3 को 0 से इक्वेट करा लो, या x - 3 को 0 से इक्वेट करा लो। यहाँ से आपको x = -3 मिलेगा, यहाँ से आपको x = 3 मिलेगा। तो हमने अल्फा निकाल लिया, कितना है? 3, और बीटा निकाल लिया -3। अब हमको निकालना है c प्लस अल्फा प्लस बीटा। c की जगह पे -9 लिखेंगे, अल्फा की जगह पे 3 लिखेंगे, और बीटा की जगह पे -3 लिखेंगे। तो ये 3 और -3 तो खैर कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आपका -9 आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि y इज इक्वल्स टू 3x² - 4x। ठीक है, वही है, सेम चीज है कि आपको c निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है, तीनों को ऐड करना है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, और c इस केस में 0 है, कांस्टेंट वाला टर्म ही नहीं है ना। तो c तो हमने निकाल लिया, बस अल्फा और बीटा निकाल लो। तो 3x² - 4x इज इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन ले लो, तो दोस्तों आपको मिलेगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये x 0 हो जाए, मतलब ये वाली चीज़ 0 हो जाए, नहीं तो ये 0 हो जाए। ये भी 0 होगा तब भी 0 इंटू समथिंग 0, और अगर ये भी 0 हो जाएगा तो समथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x मिलेगा 0, और यहाँ से मिल जाएगा 4/3, है ना। तो इसी में से हम अल्फा कह देते हैं 0 है, और बीटा कह देते हैं 4/3 है। हमको निकालना है c प्लस अल्फा प्लस बीटा। c की जगह पे 0, अल्फा की जगह पे भी 0, और बीटा की जगह पे 4/3। 4/3 का मतलब होता है 1.33। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है। कहता है कि जब आप अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं ना, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू होती है g/1 + h/r, जिसमें h क्या है? सरफेस से हम कितना हाइट ऊपर गए, r क्या है? वो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, और g क्या है? तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। अब देखो, अभी हमको ये सब नहीं पढ़ना है कि क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, मतलब इसके कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। हमको तो बस इतना समझना है कि हमको अगर g की वैल्यू दे दी इसने, h की वैल्यू दे दी इसने, देखो h की वैल्यू दे दी, कहाँ है? h की वैल्यू दे दी, और r की भी वैल्यू दे दी, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस हमको ये समझना है। तो आओ वैल्यूज पुट करते हैं दोस्तों। g डैश, बताओ g की जगह पे हमको कितना रखना है? 10 रख लो। 1 प्लस h की जगह कितना रखना है? तो 64 किलोमीटर। ठीक है, और r की जगह पे कितना लिखना है? r की जगह पे आपको कितना लिखना है दोस्तों? तो r की जगह कहाँ गए? r यहाँ है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है। अब दोस्तों हम किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल करेंगे, और ये कैंसिल होगा, 100 टाइम्स में जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/100 को हम 0.01 लिख सकते हैं। अब समझिए ध्यान से, अगर हम इसको ऐड कर दें 1.01 आएगा, फिर उसका स्क्वायर करें, है ना, ऐसे करें कि 10 डिवाइडेड बाई 1.01 का स्क्वायर, तो कुछ तो आएगा, फिर 10 से उसको डिवाइड करना इज अ लेंदी प्रोसेस। आंसर तो आ जाएगा लेकिन काफी लेंदी टाइप का होगा, कुछ दिमाग लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी 1 + x या 1 - x रहे, और ये जो x हो 1 से बहुत छोटा हो, तो ये पावर जो है आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। याद है, हमने ऐसा देखा था। तो हमको स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ लेके आएंगे, और 2 इससे मल्टीप्लाई होकर
02 बनेगा। तो एक तरीका ये था। अब एक तरीका, दूसरा तरीका हम ये देखते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, मतलब ये 2 इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो 0.02 बनेगा ना, तो 1.02। अब यार 10 को 1.02 से भी डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया, डिवीजन आ गया तो मुश्किल काम हो ही गया, मज़ा नहीं आया। ऐसे भी नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे, ये भी काम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे पता है, इस नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाओ। तो दोस्तों अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 1.0.01, एक मिनट, 0.01 का पावर -2, सही है, टू द पावर -2, क्योंकि जब भी चीज़ें नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे, पावर का साइन बदल जाता है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो नीचे में था तो पावर 2 था, ऊपर जाते ही पूरे को ऊपर लेके जाओगे तो पावर -2 हो जाएगा। अब एक काम करो, -2 को यहाँ लेके आओ, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, 10, 1 और -2 को चलो एक मैं बढ़ा ही देता हूँ, 0.01 ऐसा करके हो जाएगा। पावर का काम खत्म हो गया और अब हमको डिवीजन भी नहीं करना है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आप बताइए कि 10 और 1 माइनस 0.02 आएगा, और 1 में से 0.02 घटाओगे तो 0.98 होगा। अरे गुना भाग जोड़ घटाओ तो आना चाहिए रे भाई तुमको। तो 10 और ये 0.98 हो जाएगा, है ना। और 10 को अब मल्टीप्लाई करोगे तो बस ये 9.8। देख रहे हो, कहीं किसी स्टेप में हमको लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना, दिमाग तो लगाना पड़ा थोड़ा बहुत, तो आदत हो जाएगी। ऐसे कैलकुलेशंस हमको आगे मिलेंगे तो आदत हो जाएगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका आंसर होगा 9.8। एक सेकंड, मैं इसी को सुधार देता हूँ। हम लोग इसको कर लेते हैं 9.8, ठीक है, 0, ठीक है, 9.8 कर लेते हैं। ये गलती से ऑप्शन जो है इसमें सही वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 0. अरे यार 9.8, इसको हटा लो, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए कर लो इसको। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स इतना है ना। तो सबसे पहले देख लो कि नंबर्स है कैसा, एपी में है, 5 5 5 5 आप ऐड करते जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स जो होता है दोस्तों, वो होता है n/2, 2a प्लस और 1 माइनस, एक सेकेंड, n-1 होगा ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ऐसा ही तो कुछ होता है। तो इस केस में बताओ n क्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, तो 8/2 कर लेना। 2 a की वैल्यू कितनी है, तो फर्स्ट टर्म 10 है तो 10 लिख लो, प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 8 टर्म्स तो है, -1, और d की वैल्यू कितनी है, यानी हर दो लोगों के बीच का गैप कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख लो और बस इसी को सॉल्व कर लो। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टाइम्स में जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा 20, और प्लस 7 × 5 = 35, ठीक है दोस्तों। तो 4 और 35 और 20 कितना होगा, 55 होगा, ठीक है। और 55 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 220। एक सेकेंड, 55 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आंसर क्या होगा, 220 हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो है ही नहीं, तो इसी में से किसी एक को बना लो। चलो इसको 220 बना लेते हैं हम लोग, 220 बना लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, वेरी गुड। कहता है कि आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते करते आपको कहाँ तक जाना है, 100 तक। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला हमने देखा था, वो फार्मूला होता है ना, अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आपको चाहिए, n नेचुरल नंबर्स आपको अगर चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स तो 100 है, तो 100 × 100 + 1 / 2, ठीक है दोस्तों। तो 100 × 101 हो जाएगा और /2 कर लो। अब यार 101 को तुम डिवाइड करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50.5, कितना हो जाएगा, 50.5, और 50.5 को तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस खिसक के उधर जाएगा, यानी हो जाएगा 50-50। आंसर आ गया इसका कितना, 50-50, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड था, सही है। आगे बढ़े, कहता है इसको करो,
अब दोस्तों ये क्या है, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/8 माइनस 1/54 एंड अप टू कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट तक है। तो दोस्तों इस केस में ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 2, और कॉमन रेशियो कितना है इनका। तो किसी इसको इससे डिवाइड करो, चाहे इसको इससे डिवाइड, एक सेकेंड 18 है ना ये, सॉरी, हाँ, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करो, तो तुमको कितना मिलेगा, तुमको 1/3 मिलेगा। करके देख लो। 1/6 को अगर तुम सॉरी माइनस 1/6 को डिवाइड करोगे 1/2 से, 2 से दोस्तों, तो ये कट जाएगा 3, यानी -1/3 आ रहा है। इसको इससे डिवाइड करोगे फिर -1/3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे फिर -1/3 आएगा। तुम करके देख लेना। इसका मतलब इस केस में जो आर है, कॉमन रेशियो जो है दोनों का, वो आ रहा है कितना, -1/3। आर जो आ रहा है -1/3 आ रहा है। क्या मतलब हुआ कि इसमें -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे ये मिल जाएगा, इसमें ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था और बोला था कि ये फार्मूला यूज होता है आगे चल के खूब, कि सम अगर आपको चाहिए तो वो होता है a/1 - r, दैट्स इट। ए का मतलब पहला टर्म विच इज कितना, तो 1/2, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, तो -1/3 है, ठीक है। तो 1/2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 4/3 हो जाएगा ना, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये पलट के मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 3/8। इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी विच इज 3/8। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड इसेंट्रिसिटी इज 5/13, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर इज 5। अच्छा, तो एक इलिप्स है, उस बेचारे का जो सेंटर है वो कहाँ है, ओरिजिन पे है ना, और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 5/13, और उसका जो सेंटर है, सॉरी उसका जो फोकस है, फोकस वो सेंटर से 5 यूनिट की दूरी पे है। आपको इक्वेशन लिखना है। तो दोस्तों एक चीज़ तो हम जानते हैं कि इक्वेशन जो होगा वो समथिंग x² + a² + y² / b² इज इक्वल टू 1 टाइप का होता है। यही तो होता है इलिप्स का इक्वेशन। अब बस a और b की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो काम हो जाए। a क्या होता है, तो a होता है ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको बोला जाता है a, है ना, जो सेमी मेजर एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस का आधा, और इसको कहते हैं b, सेमी माइनर एक्सिस, है ना। तो कैसे निकाला जाए, तो वैसे ही निकाला जाए, जितना इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, हमको क्या दिया है, तो फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया, जिसको याद है हम लोग c से डिनोट किया करते थे, और c इज इक्वल टू होता था a × e, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता था वो a × e होता था, ठीक है। तो दोस्तों c की वैल्यू दी गई है 5, a हमको निकालना है, और e की वैल्यू है 5/13। अब ध्यान से देखा जाए तो हम 5 से 5 को कैंसिल करेंगे, 13 को उधर भेजेंगे, यानी हमको यहाँ से a इज इक्वल टू मिल गया 13 यूनिट। वेरी गुड। अब b निकाल लो। तो b निकालने के दो तरीके हैं। इसेंट्रिसिटी पता है ना, तो या तो तुम ये कर लो कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा लो, √1 - b² / a², ठीक है। आपको e पता है, आपको a पता है, तो b मिल जाएगा। या तुम ये भी कर सकते हो, कि इसका एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है फोकस का फ्रॉम सेंटर, वो होता है √a² - b²। अब तुमको a पता है, तुमको c पता है, तो b मिल जाएगा। तो कैसे करोगे, आई थिंक यही वाला कर लो, दोनों से निकाल सकते हो, तो इसको कर लो। तो c की वैल्यू दी गई है 5, √a² कितना है, तो 13 का स्क्वायर, और माइनस कितना, b²। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये 25 आएगा, और ये 169 हो जाएगा। अरे रूट तो खत्म हो गया ना, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर इतना, और माइनस b², ठीक है। अब क्या करें, तो इसको इधर भेजो, तो b² इज इक्वल टू हो जाएगा 169 - 25, तो b² इज इक्वल टू हो जाएगा 169 - 25 आता है 144, और b² 144, तो b इज इक्वल टू √144, प्लस माइनस मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि a और b जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको b इज इक्वल टू मिल जाएगा 12। अब a भी मिल गया, b भी मिल गया, पुट करो आंसर आ जाएगा। तो x² डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर प्लस y² डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x² / 169
प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमको एक सर्कल दिया है और इसका हमको इक्वेशन लिखना है। तो दोस्तों पहले तो ये बताओ कि सर्कल का सेंटर कहाँ होगा। तो ये देखो, डायमीटर जो है वो 6 यूनिट है, तो सेंटर 3 यूनिट पे होगा, यानी सेंटर का जो होगा वो हो जाएगा 0,3। अरे यहाँ तक पहुँचना है तो x में तो आपको चलना ही नहीं है, सिर्फ y में ही तो चलना है ना। और आपको याद होगा कि सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दोस्तों, आर स्क्वायर। याद है, ऐसा देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ से x माइनस ए क्या होता है, ए होता है सेंटर का x वाला कोऑर्डिनेट, तो विच इज 0, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर। और रेडियस कितना, तो दोस्तों डायमीटर 6 है तो रेडियस उसका आधा यानी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर लो। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला बेचारा है भी तो y माइनस 6 है, जबकि y माइनस 3 चाहिए हमको, तो नहीं दिख रहा है। तो आप इसको तोड़िए, तो ये तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस 2ab यानी माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। अब देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0 किस में, तो इसमें है, तो ये वाला सही ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, वेरी गुड। कहता है एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अरे दोस्तों जैसे अगर मैं थोड़ा 3D में बात कर लूँ, 3D में बात कर लूँ, तो मान लो ये A है और ये B है, ठीक है, और ये बीच का एंगल थीटा है, तो A क्रॉस B कहाँ आएगा, है ना। तुम ऐसा समझो, मेरी ये जो दो, एक सेकेंड, आपको दिख रहा होगा 2 उंगलियां हैं, उसमें से ये A है और ये B है, तो A क्रॉस B कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। A को B की तरफ घुमाओगे तो A क्रॉस B जो होगा वो ऊपर आएगा, है ना, जिसमें ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हो गया A क्रॉस B, लेकिन B क्रॉस A कहाँ आएगा, B क्रॉस A कहाँ आएगा, तो ये तो B था ना, तो B को A की तरफ मोड़ोगे तो वो तो नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ जाएगा, B क्रॉस A नीचे आ जाएगा। और ये चीज़ हम जानते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो दो लोग अगर एक दूसरे का ऑपोजिट हो तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन ही होता है 180 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो देख के ही हम बता देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर कितना होगा। तो दोस्तों ए डॉट बी का जो स्क्वायर होगा और ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, तो ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, और प्लस ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अरे स्क्वायर को अंदर ले जाओ, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हम चाहें तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और उसमें बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एंड एवरीवन नोज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो जस्ट आंसर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर दोस्तों, वेरी गुड। तो ठीक है, हो गया। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा एक शॉर्ट वीडियो में बना के शॉर्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके फिर से बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।